को मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 का मिलने वाला है और टाइमिंग आपका 2.5 घंटे का रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का एक एक करके पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी और बहुत ही आसान है। इसके पहले मैंने आपको सेट 1 का मॉडल जो ऑलरेडी दे चुकी हूँ, हिंदी का सेट 2, मैथ्स का सेट 2 और साइंस का भी मैंने दिए हैं और यहाँ तक कि आपका हिंदी का भी मतलब इंग्लिश का भी दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट को चेक करें, वहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड चैप्टर वाइज भी आपको बताया गया है जो रेड्यूस सिलेबस है। ओके, सो अब हम करने वाले हैं आज का सेट 2 जो टर्म 2 है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पर टर्म 2 का इसमें क्या बोला है कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ हुई थी। सो टाटा स्टील कंपनी की जो स्थापना है सबसे पहले जमशेदपुर के अंदर हुआ था, जो आपको 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है। यहाँ पर कितना कहाँ हुआ था, जमशेदपुर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 क्रांति यानी कि सिपाही विद्रोह चल रहा था उस टाइम वही थे गवर्नर जनरल, ठीक है। आगे है विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने काफ़ी मेहनत करी थी। सो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, ठीक है। आगे यहाँ पर झारखंड में तांबा का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। सो झारखंड के अंदर तांबा जो है घाटशिला में मिलता है, ओके, वहीं पर उत्पादन होता है। आगे प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। सो प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आता है, कृषि, खनन और पशुपालन, ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जो प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करें। सो जनसंख्या को प्रभावित करने वाला क्या क्या कारक है, एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। यहाँ जो सेक्शन ए है इसमें 7 कुल क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें से आपको 5 का ही आंसर देने होंगे। सो चलिए 6 नंबर का आंसर देख लें। 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक को 2 वर्ग में रखा जा सकता है। एक है भौगोलिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। सो भौगोलिक कारक क्या क्या हो सकता है, सो इसके अंदर देखते हैं। जैसे यहाँ पर बोला इसके अंतर्गत स्थलाकृति, जलवायु, वर्षा व प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता होती है। और दूसरी बात करें जो मानवीय कारक है ये क्या है, इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारक आते हैं। तो ये यही 2 ऐसी चीज़ें हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। सो ये आंसर हो जाएगा 6 नंबर का। अब करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला, इसमें बोला जन सुविधाएं क्या होती है। सो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देश के विकास एवं लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए कुछ सुविधाएं जो है मतलब कि अनिवार्यत है, जैसे ज़रूरी होती है। जैसे में आधारभूत संरचनाएं जैसे कि बात करते हैं यातायात, संचार, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता तथा सामाजिक सुरक्षा और आजीविका के मतलब कि उपयुक्त अवसर इत्यादि ऐसी सुविधाएं हैं, इन्हें ही सार्वजनिक सुविधा या जन सुविधा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जन सुविधा कहा जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर भी हमें किन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। सो यहाँ पे देखो वुडेज मतलब कि वुडस स्टील बेहतर क्यों माना जाता है। सो इसका मेन आंसर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर दिया है कि टीपू सुल्तान की तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि दुश्मन के लौह कवच भी क्या कर सकती है, आसानी से चीर सकती है। तो इस तलवार में यह विशेषता कार्बन की अधिक मात्रा वाली वुडज नामक स्टील के कारण पैदा हुई थी, जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था। इसकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी और इन्हीं विशेषताओं के कारण जो है वुडज स्टील बेहतर माना जाता है। बस यही रीज़न था, ठीक है, क्योंकि इनकी धार बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है और कोई भी लोहा का कवच भी पहन ले तो उनको आसानी से चीर के फाड़ा जा सकता है। सो इसीलिए इसको मतलब इस स्टील को बेहतर माना जाता है अदर स्टील के तुलना में। नंबर क्वेश्चन है भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किया राइफल, क्योंकि मैं बताऊँ यहाँ पर आपको जो उन्होंने इसीलिए मना किया है, जब राइफल में ऐसे अफवाह फैला हुआ था कि उसमें जो है मतलब चर्बी लगा हुआ रहता है और उसे खोलने के पहले उसे मुंह से खोलना पड़ता है, जिससे उन लोगों ने इनकार कर दिया। सो यही आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है एक यानी कि नई एनफील्ड राइफल में मतलब कि कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर राइफल में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई थी कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी है, जो हिंदू तथा मुसलमान दोनों को धार्मिक अवस्था पर काफ़ी चोट पहुंचाई थी और इसी कारण से भारतीय सैनिकों ने नई राइफल का प्रयोग करने से बिल्कुल जो है मना कर दिया था। बस यही रीज़न था, वो मतलब भारतीय सेना ने राइफल का प्रयोग करने से मना किया था और तब से मतलब कि मना करने पर
मतलब क्या हुआ, ये जो बहुत बड़ा क्रांति उभर कर आ गई, ठीक है, 1857 की क्रांति। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या बोला, पंडिता रमाबाई कौन थी? सो इसका आंसर क्या होना, इसका आंसर होना चाहिए जैसे यहाँ पर दिया पंडिता रमाबाई। तो संस्कृत के महान विदुषी पंडिता रमाबाई ने महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी, और जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ससुराल वाले महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, और जिसमें अत्याचार सहने वाले महिलाओं को ऐसी चीज़ें यानी कि ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिससे वे अपनी रोजी रोटी चला सके। तो यही मतलब कि बहुत महान थे, और जो महिलाओं को सहायता देने में बहुत ज़्यादा मतलब उनकी हेल्प करी थी, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने विधवा गृह की भी स्थापना कर चुके थे पुणे में। सो यही थे पंडित रमाबाई, जो महिलाओं को काफ़ी जो है उनकी दुर्दशा पर किताबें लिखी थी, और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, शूद्र से आप क्या समझते हैं? तो शूद्र क्या आंसर हो जाएगा, संविधान लागू होने से पूर्व तक हिंदुओं में प्रायः तथाकथित निम्न समझी जाने वाली जातियों के लोग शूद्र समझे जाते थे, यानी जाते रहे हैं। उन्हें पहले 26 जनवरी 1950 से पूर्व अछूत भी माना जा रहा था, क्योंकि अछूत वाला चीज़ों को ही मतलब उन्होंने क्या कहते थे उनको, शूद्र, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 13 नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर दिया विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से बढ़ गई, आखिर क्यों? मतलब रीजन क्या था जो इतना ज़्यादा बढ़ गया अचानक से। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे दिया आध्यात्मिक खनिज किससे कहा जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर पहले कर लेते हैं, उसके बाद 13 नंबर का करेंगे। आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक खनिज मतलब किसको कहते हैं? तो जिन खनिजों से धातुएं मतलब नहीं प्राप्त की जा सकती है उन्हें आध्यात्मिक खनिज कहा जाता है, जैसे कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम वगैरह वगैरह, इन सबको क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक खनिज, ठीक है। तो ये रहा हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन। सो चलिए इनका भी आंसर कर 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विश्व की जनसंख्या जो ये स्थिर नहीं है, यह जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर जो है पूरी तरह कम हो गई है, जबकि जन्म दर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, आजकल के ज़माने में। इसीलिए 1970 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब हो गई थी, और जबकि 1999 में 30 वर्ष की अवधि से कम जो है जनसंख्या वो दोगुनी मतलब कि दोगुनी 3 अरब से आप कितनी अरब हो गई? 6 अरब हो गई। तो इसे प्राय जनसंख्या का विस्फोटक ही कहा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पहले ज़माने में लोग हुआ करते थे तो उनको उतना ज़्यादा जैसे दवा पानी औषधि वगैरह, औषधियाँ मतलब कि दवाई सब उतना ज़्यादा मालूम नहीं था किस बीमारी में क्या होगा। लेकिन जैसे जैसे देश डेवलप होते जा रहा है वैसे वैसे नए नए डॉक्टर या फिर वैज्ञानिक जो है निकल के आते हैं, और उन्हीं को पता चलता है कि इनके लिए कौन सी दवा सही है। ऐसे में मृत्यु दर कम हो जाएगी, जन्म दर ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जनसंख्या जो है एक विस्फोटक का रूप धारण कर लेता है। बस यही रीज़न है जो एक बार में 3 गुना हो मतलब कि 2 गुना हो गया, 3 अरब से 2 गुनी ज़्यादा हो गई मतलब कि 6 अरब हो गई। इसी को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन से जैसे यहाँ पर दिया है, निजी कंपनियां स्कूल एवं अस्पताल खोलने में क्यों दिलचस्पी लेती थी? सो इसका फाइनली मेन आंसर ये होगा, स्कूल और अस्पताल जैसे कुछ जन सुविधाएं में निजी कंपनियां भी दिलचस्पी ले रही हैं। क्यों? क्योंकि इसका कारण तो यह है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां लाभ के उद्देश्य से काम करती हैं, सिर्फ लाभ को देखती है, ठीक है। हम यह भी देखते हैं कि बोतल बंद पानी बाजार में बिकता है। ऐसी स्थिति में निजी कंपनियां ऊंची कीमती पर इन सुविधाओं को मुहैया कराती है, ठीक है। और अगर यह नियम बन जाए कि जन सुविधाओं को निजी कंपनियों ही मुहैया कराएंगी तो आर्थिक रूप से अक्षम लोग मतलब कि सम्मानजनक जीवन व्यतीत नहीं कर सकेंगे। तो धनी व्यक्तियों का विश्वास होता है कि क्या विश्वास होता है? विश्वास होता है कि निजी क्षेत्र में उत्तम व्यवस्था होती है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवस्था जो है काफ़ी लाचार है। कम निवेश में अधिक लाभ की प्रवृत्ति के कारण निजी कंपनियां स्कूल एवं अस्पताल खोलने में अधिक दिलचस्पी लेती है, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा लाभ होती है, ठीक है, निजी क्षेत्र में। इसीलिए यही अपनी कंपनियां यानी निजी कंपनियां अस्पताल जो भी हो वो खोलने में अपना दिलचस्पी दिखाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जैसे सेक्शन सी में हमें 4 प्रश्न यानी कि 5 प्रश्न जो है 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चन यहाँ से हमें करने होंगे। ओके, सो किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने होंगे। सो यहाँ सबसे पहले देखो, औद्योगिक क्रांति का मतलब कि सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्र पर पड़ा था? सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। हो जाएगा औद्योगिक क्रांति सर्वाधिक प्रभाव निम्न क्षेत्र पर पड़ा है। पहला क्या है? औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया, और कारखानों में कार्य हाथों के स्थान पर अब मशीनों मतलब कि मशीनों से होने लगा, और छोटे कारीगरों के स्थान पर अब पूंजीपति श्रेणी ने ले लिया।
और ऐसे में क्या होगा कि मतलब इस क्रांति से कुटीर उद्योगों का विनाश तो हो ही गया, साथ ही साथ जिससे बहुत सारे मजदूर जो है बेरोजगार हो गए। इस क्रांति से विभिन्न वर्गों के उदय, सामाजिक असंतुलन सामाजिक असंतुलन क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो बस मेन रीजन यही है कि जब औद्योगिक क्रांति सर्वाधिक प्रभावित हुई तो सबसे छोटे छोटे जो सबसे छोटे लोग हैं यानी कि कुटीर उद्योग है या फिर जो मजदूरी करते थे वो मतलब कि बेकार हो गए, क्योंकि अब उनके स्थान पर जहाँ उद्योग धंधे चलते थे अब वो फैक्ट्री सिस्टम चलने लगा, और जो चीज़ हाथों से मतलब हो रहा था अब वहाँ पर मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिस वजह से मजदूर तो मजदूर ही रह गए। बस यही रीजन है जो प्रभावित हुए क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन से इसमें क्या बोला है, केशव चंद्र सेन ने बोला यानी बाल विवाह रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किया था। सो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा भारतीय समाज में बाल विवाह महिलाओं के विकास में एक रोधक बन पड़ा था। ठीक है, और कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और अलग अलग क्षेत्रों में विवाह की उम्र अलग अलग निर्धारित थी। जैसे बड़ौदा राज्य में 1901 ईस्वी में विवाह के लिए लड़के लड़कियों की उम्र जो है 16 से 12 होनी चाहिए, लड़का का 16 लड़की की 12 निर्धारित थी मतलब बनाई थी। और केशव चंद्र सेन के प्रयासों ने 17 यानी कि 1872 ईस्वी में देसी बाल विवाह अधिनियम जो है पारित हुआ, जिसमें बाल विवाह पर प्रतिबंध जो है लगाने की व्यवस्था की गई। तो यही रीजन था जो उन्होंने मतलब प्रयास किया था बाल विवाह को रोकने का। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया, क्यों मतलब क्या रीजन है जो उन्होंने सरस्वती ने शिक्षा मतलब कि शिक्षा पर जोर क्यों दिया दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, सर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे भारत मतलब उत्तर भारत में धार्मिक और मतलब कि सामाजिक सुधार का सबसे प्रभावशाली आंदोलन दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था, और ये जो है 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और 1877 ईस्वी में लाहौर को अपना मुख्यालय बनाया। और आर्य समाज के सदस्य 10 सिद्धांतों का अनुसरण करते थे। इनमें से प्रथम क्या था, वेदों का अध्ययन, शेष सिद्धांत सद्गुण और नैतिक से संबंधित यानी नैतिकता से संबंधित है। दूसरी अगर बात करें शिक्षा के प्रचार प्रसार, स्त्रियों का उत्थान तथा जाति प्रथा के प्रबंधनों को कमजोर करने में दयानंद और आर्य समाज के विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। उन्होंने भारत के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण शिक्षा को ही माना था, जिस वजह से उन्होंने शिक्षा पर खूब जोर लगाया था। ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों माना, क्योंकि पिछड़ेपन इसीलिए वो क्या है मतलब पिछड़ेपन का मेन रीजन उन्होंने समझा कि अब वो पिछड़ेपन हुआ है, इसका मतलब उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया, जिस वजह से वो अब भी पिछड़ेपन में जी रहा है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत ही ज़्यादा जो है अपना सहयोग दिया, सहायता किया उन लोगों को यानी जोर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन से हमें क्या बोला है, इसमें बोला कि बायोगैस एवं प्राकृतिक गैस में अंतर स्पष्ट करो। चलिए ये जियोग्राफी से है आपका जगह, जैसे बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर। सबसे पहले बायोगैस इधर लिखेंगे प्राकृतिक गैस, तो इसमें से पहला है यह कार्बनिक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार किया जाता है बायोगैस। वहीं बात करेंगे प्राकृतिक गैस, तो ये कैसे बनती है, तो प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है, तेल निकालने पर यह उससे अलग होती है। सो ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट बात करते हैं बी नंबर, इसमें क्या है कि यह खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन जो है घरेलू ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा अगर इसका देखेंगे यानी प्राकृतिक गैस का, तो इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। तीसरा है यह इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद से उत्पादन किया जाता है, और ये ना समाप्य साधन है। समाप्य मतलब कभी भी खत्म हो सकता है, इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, लेकिन इसको प्रतिवर्ष जो है वो उत्पादित किया जा सकता है, लेकिन इसको ऐसा नहीं किया जा सकता। बस यही 3 ठो आपको जो है अंतर को याद करके चलना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर बोला है भारत में गहन निर्वाह कृषि क्यों प्रचलित है भारत के अंदर। सो चलिए इसका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, गहन निर्वाह कृषि में किसान साधारण औजारों से खेती करता है, जबकि श्रम मतलब यहाँ पर आगे क्या दिया, श्रम की प्रधानता रहती है। ठीक है, और जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जाता है। वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है, ऐसी कृषि अधिक जनसंख्या वाले देशों में होती है। ठीक है, जैसे भारत एक संघन आबादी का देश है, तो यहाँ पर गहन कृषि अपनाई जाती है, क्योंकि ज़्यादा आबादी रहेगी तो खेती कम पड़ेगी। ठीक है, यहाँ कृषि जोतों का आकार भी काफ़ी छोटा होता है।
इन्हीं कारणों से भारत में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। यहाँ का मुख्य फसल चावल, मुख्य फसल जो है ये चावल है। गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन अन्य फसलें हैं। इस प्रकार कृषि दक्षिण कृषि जो है दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। और यहाँ पर इसीलिए भारत में गहन कृषि है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और ज़मीन जो है वो कम पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन करें। सो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, चलिए उन्हें देख लेते हैं। ये आंसर हो जाए जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जलवायु। जलवायु का भी जनसंख्या घनत्व पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे लोग अत्यधिक गर्म अथवा ठंडी जलवायु प्रदेशों में और प्रदेशों की बजाय वो सामान्य वाले यानी शीतोष्ण प्रदेश में घने रूप से बस जाते हैं, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग इस जगह पे रहते हैं जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। इसीलिए जलवायु जो इसमें प्रभावित करती है। दूसरा है मृदा एवं खनिज भंडारण। सो मृदा कृषि के प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है, क्योंकि अगर मृदा ठीक रहेगा तो खेती बाड़ी ठीक से चलेगी। इससे किसान जो है उस जगह को चुन लेगी, वहाँ पे अपना घर बना लेगी। उसी तरह अतः मनुष्य को भोजन, वस्त्र, घर इसी प्रकार का निर्भर है, यानी कि इसी पर निर्भर है। मतलब उपजाऊ मृदा वाले मैदान में जनसंख्या घनी पाई जाती है। इसी प्रकार खनिज भंडारों से युक्त भागों में भी लोग गंभीरता से आकर्षित होते हैं, जहाँ पे खनिज भंडार मिलता है, जैसे लोहा आपका जो भी मिलता है खनिज भंडार जो खोद के निकाला जाता है, उस जगह पे अगर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है तो जनसंख्या भी आपको वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका स्थलीकृति, यानी स्थलीकृति कैसी होनी चाहिए। यह जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है, क्योंकि उदाहरण के लिए अगर देखा जाए लोग पर्वत एवं पठारों की तुलना में वो मैदानों वाले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पहाड़ और पर्वत में बात करेंगे तो यहाँ पे ज़मीन तो नहीं होती खेती के लिए और हमें खाने के लिए खेती करनी पड़ती है, तो इसीलिए वो पठारों को ना चुनकर वो मैदानी वाले भाग को चुनते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर बोला स्वच्छ भारत अभियान का क्या उद्देश्य है। का आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है, जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना है। यह अभियान महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था और महात्मा गांधी ने ये अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधित शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। मिशन का उद्देश्य सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और प्रत्येक शहर में एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सुविधा प्रदान कराया था। और इस कार्यक्रम के तहत आवासीय क्षेत्रों में जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण करना मुश्किल है, वहां सामुदायिक शौच तथा पर्यटन स्थलों यानी बाजारों, बस स्टेशनों और जैसे रेलवे स्टेशनों जैसे प्रमुख स्थानों पर भी सार्वजनिक शौचालय का निर्माण किया जाना है। और यह कार्यक्रम मतलब कि इस कार्यक्रम में केंद्र एवं राज्य दोनों ही भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, ठीक है। यही रीजन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन से बाल श्रम अधिनियम 1986 में क्या प्रावधान है, सो उनको बताना है। और एक है अथवा करके यानी और में हमें दिया है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की आध्यात्मिक शक्ति को कैसे प्रस्तुत किया। सो दोनों का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बाल श्रम अधिनियम 1986 में निम्न प्रावधान किया गया है। पहला है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं बच्चियों से होटल, कारखाना, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, दुकान, खदान जैसे जगहों पर मजदूरी करवाना दंडनीय है, यानी कि नहीं करवा सकते हो आप उन्हें। दूसरा है खतरनाक उद्योग जैसे बीड़ी, कालीन, सीमेंट, माचिस, साबुन, चमड़ा, भवन निर्माण आदि में बाल मजदूरी पूरी तरह से निषेध है, ठीक है। तीसरा है कोई भी व्यक्ति बाल मजदूरी करवाता है, यदि उसका यह अपराध प्रथम बार सिद्ध होता है तो उसे 3 महीनों से लेकर 1 वर्ष की सज़ा सुनाई जाएगी और साथ ही साथ 20,000 का जुर्माना भी लगेगा। अगर दोनों ही हो सकता है, या तो 20,000 या तो 1 वर्ष का सज़ा, ठीक है। यदि वह इसकी पुनर्वृत्ति यानी कि फिर से वो चीज़ दोहराता है तो उसे 6 महीने से 2 साल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये सब प्रावधान जो है इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसके अथवा में है, इसका आंसर करते हैं। तो जगह स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम मतलब नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। कि इनका स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। फिर 1893 ईस्वी में अमेरिका के यानी शिकागो शहर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाषण दिया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शिक्षा को मतलब समस्त विश्व के सामने रखा और न्यूयॉर्क में उन्होंने भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार के लिए वेदांत सोसाइटी का गठन किया। पेरिस में 1900 ईस्वी में आयोजित द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया। स्वामी विवेकानंद ने मूर्ति पूजा, देववाद आदि का जो है समर्थन नहीं किया। उनके अनुसार ईश्वर साकार एवं निराकार दोनों होते हैं, साकार एवं निराकार दोनों होते हैं। उन्हें नव हिंदू जागरण का मतलब कि क्या बोला है संस्थापक कहा जाता है।
तो ये था आपका आखिरी क्वेश्चंस का आखिरी आंसर। और नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना, जो इसके बारे में नहीं जानते उन्हें शेयर करके बता देना, ठीक है।